Good morning, all of you. How are you all? We have done part ABC of chapter number 21 in our last class. Today, we will do part D of chapter number 21. We will wait for 1 minute more. Let us start the class now. Question number 1, part D is mention any three elements which are essential for making a successful democracy. ऐसे कौन से तीन जरूरी चीजें हैं जो कि एक कामयाब डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है? देखिए, दिस इज आंसर नंबर 1, पार्ट डी. Elements needed for a successful democracy. First is social justice. सभी को सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए. सेकंड, इंडिविजुअल राइट्स. सभी को अधिकार मिलने चाहिए. थर्ड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सभी को समान अवसर मिलने चाहिए. दिस इज आंसर नंबर 1. एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए सोशल जस्टिस होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. राइट डाउन प्लीज. बेटा, ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मतलब है सभी को समान अवसर मिलने चाहिए. अवसर इन द सेंस equal opportunity in educational fields, schools, colleges, and government jobs, etc. Right? Let us do question number 2. Question is, which communities come under अदर बैकवर्ड क्लासेस? ओबीसीज में कौन सी कैटेगरीज आती हैं और हु आइडेंटिफाइड देम एंड हाउ? कौन सी कम्युनिटीज जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं और इनको किसने पहचाना या किसने इनको रिजर्वेशन दी, किस कमीशन ने इनको रिजर्वेशन दी? लेट अस डू. द कम्युनिटीज अंडर ओबीसीज. Small cultivators. सेकेंड लिखिए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स.
Third is artisans. Fourth, weavers. Fifth, fishermen, etc. These are OBCs. इसका सेकंड पार्ट अभी करते हैं, पहले ये लिखिए. Everyone has done answer number 1. Yes or no? I think most of the students have done answer 1. अब इसका जो सेकंड पार्ट है, who identified them and how? OBCs were listed in the Constitution on the recommendation on the recommendation of second backwards classes commission under chairman बीपी मंडल. मैंने आपको बताया था कि ओबीसीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने वाली जो कमीशन थी वो थी सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और उसके चेयरमैन थे इस कमीशन के मिस्टर बीपी मंडल. इन 1978 लिखी, 1978. ये जो ओबीसीज हैं ये कैटेगरीज ओबीसीज के रूप में आइडेंटिफाई सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा की गई, और ये कब की गई? 1978 में. इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर बीपी मंडल. राइट आंसर. अभी ये नहीं रब कर रहे हैं बेटा, जिसका नहीं हुआ है कर लीजिए. आंसर नंबर 3. Question is, explain the term creamy layer and why should they not be given benefit of reservation. क्रीमी लेयर कौन है और उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहिए? The term creamy layer stands for relatively
wealthier and better educated members of the backward सेक्शन। यही है क्रीमी लेयर। जो बैकवर्ड सेक्शन में वेल्थियर और बेटर एजुकेटेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं को क्रीमी लेयर वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए। अब सेकंड पॉइंट है इसका, व्हाई दे शुड नॉट बी गिवन रिजर्वेशन। दे शुड, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है बेटा आपको, दे शुड नॉट बी गिवन रिजर्वेशन because they are rich as well as educated, क्योंकि वो पहले से ही रिच हैं और एजुकेटेड हैं। That is why they should not be given reservation. Write down please answer number 3. Let us do answer number 4. Question is, highlight two values that we can learn from the Bishnois with respect to the environment. ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जो कि हम बिश्नोई से सीख सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला लिखिए इसमें, we should take care of our nature. सबसे पहला तो यही था, उनके जो स्पिरिचुअल मेंटर थे जम्बेश्वर जी, उन्होंने यही कहा था कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड लिखिए, वी शुड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। एक थर्ड और लिख लीजिए, वी शुड नॉट हार्म एनी लिविंग creature।
हमें किसी भी लिविंग क्रीचर को नुकसान नहीं पहुंचाना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है और अपने नेचर की सुरक्षा करनी। राइट डाउन प्लीज। आंसर 3 डन और नॉट? आंसर 3 हो गया है बेटा। Now answer number 5. क्वेश्चन है बेटा जी, why was provision of reservation included in the Indian Constitution? Who were the beneficiaries of this policy and how? क्यों रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके कौन बेनिफिशियरीज हैं, किसको फायदा मिला है और कैसे? चलिए लिखो। द provision of reservation was included in our constitution to uplift the oppressed sections of the society and to end their exploitation. रिजर्वेशन जो है प्रोविजन रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंक्लूड की गई जिससे कि ऑप्रेस्ड यानी बैकवर्ड सेक्शंस को का उद्धार किया जा सके, कल्याण किया जा सके, या कह सकते हैं वेलफेयर किया जा सके, और उनकी एक्सप्लॉयटेशन खत्म की जाए। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, यानी जो उनको परेशानियां हो रही थी उनको खत्म करने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। राइट। अब सेकंड जो पार्ट है इसका वो है हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पॉलिसी एंड हाउ। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखना है बेटा, SCs, STs, OBCs are the beneficiaries of this policy। इसके बाद वाला यहाँ लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया बेटा सबका? फोर्थ क्वेश्चन हुआ है, पहले बताइए जल्दी से, यस और नो? फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड और नॉट बेटा? फोर्थ क्वेश्चन हुआ बेटा सबका? आंसर नहीं दे रहे इसका मतलब है कि हो गया है।
कैसे हैं ये बेनिफिशरीज? दे आर गिवन दे सॉरी दे आर गिवन a number of seats under this policy a percentage of seats of seats are reserved in public sector units, comma, state and civil services, comma, educational institutes, etc. तो ये इनको बेनिफिशरीज जो हैं एससीज एसटीज ओबीसीज, इनको कुछ परसेंट सीट्स जो हैं रिजर्व दी जाती हैं किसमें? पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट और सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी और एसएससी डिपार्टमेंट्स में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। सभी प्राइवेट और पब्लिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स होती हैं। राइट डाउन प्लीज। अब बताइए बेटा, ये जो पांच हमने क्वेश्चंस किए हैं डी पार्ट के 1 to 5, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन। हाँ बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन बता रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन वाज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन वाज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अपलिफ्ट द ऑप्रेस्ड सेक्शंस, यानी जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जो पहले से परेशान थे, उन सेक्शंस को उठाने के लिए या उनकी भलाई करने के लिए रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। एंड टू एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण रोकने के लिए भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो डाली गई कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सेकंड पार्ट था इसका, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पॉलिसी, किस ग्रुप को इस रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा मिलता है। तो कौन से ग्रुप्स हैं? एससीज एसटीज और ओबीसीज जो हैं
वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बेनिफिशियरीज हैं। और कैसे हैं? अंडर दिस पॉलिसी a percentage of seats are reserved in public sector units, state civil services and educational institutes. देखिए, कुछ परसेंट सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है उसमें से कुछ परसेंट सीट्स जो अलग अलग जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग परसेंटेज होती है सीट्स की जो रिजर्व होती है। तो कुछ सीट्स जो है रिजर्व्ड होती हैं किसमें? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में। उसके बाद स्टेट और सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो कौन से हैं? स्टेट और सिविल सर्विसेज कौन सी है? जो कि आईएएस आपने सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो जो है वो सिविल सर्विसेज में आता है। तो उसमें भी कुछ परसेंट सीट्स जो है इनके लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो स्कूल्स कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, इन सभी में इन एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व होती हैं। बेटा एक वर्ड मैं मिस कर गई हूँ इसमें। यहाँ पर ना बेटा, स्टेट एंड यूनियन सिविल सर्विस, एक बार करेक्ट कर लीजिए। स्टेट एंड यूनियन सिविल सर्विसेज यानी आईएएस और एचएएस, जैसे हरियाणा में एचएएस यानी हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, तो स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ये सीट्स जो है वो रिजर्व होती है। प्लीज राइट डाउन। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए प्लीज। सभी ने ये काम कर लिया है? आंसर नंबर 1 to 5 पार्ट डी। ओके, चलिए बेटा आज हम पार्ट डी ही करेंगे। पार्ट ई के लिए हम कल क्लास लेंगे एट 11:50 ओनली। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे देख लीजिए सारे क्वेश्चंस और फिर बताइए। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन these questions. All have understood these questions, right? ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप अपना कॉपी कंप्लीट कीजिए। कल हम इसी टाइम पे दोबारा आएंगे और ई पार्ट करेंगे। ओके, टिल देन गुड आफ्टरनून।